मनी टॉक्स, दिस इज़ योर होस्ट राबिया शहजाद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी की दुनिया में होने वाली अहम खबरों के बारे में। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नवीद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू टुडे? ज़बरदस्त, आप सुनाइए। आई एम गुड। अच्छा सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रियल इस्टेट सेक्टर में पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं, जब से एफबीआर और ये एफएटीएफ के मामला एक्टिव हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हलचल है। ब्रोकर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और प्रॉपर्टी की प्राइसेस में भी काफ़ी ज़्यादा हमने अप डाउन होता हुआ देखा है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? अरे बिल्कुल, देखें, 2007-8 से जब से ये एफएटीएफ का सिलसिला स्टार्ट हुआ है और चीज़ों को उन्होंने रेगुलाइज करना शुरू किया है, उसके बाद से चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। जो सेक्टर पाकिस्तान किसी भी गवर्नमेंट के अंदर जिन सेक्टर्स को रेगुलाइज नहीं किया जाता, और जब आप फर्स्ट टाइम वहाँ जाते हैं काम करने के लिए, तो ऑब्वियसली वहाँ आपको मसाइल होते हैं। सो रियल स्टेट भी एक ऐसा फील्ड है पाकिस्तान के अंदर। रियल स्टेट हो गई, आपके मनी एक्सचेंजर्स हो गए, आपके ज्वेलर्स की इंडस्ट्री हो गई, जिसको अभी तक रेगुलाइज नहीं किया गया था। सो गवर्नमेंट चूँकि एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसका काम है कि वो चीज़ों को एक सिस्टम में लेकर आए। तो जब वो उस पर जाते हैं, तो फिर वो सिस्टम जब डिज़ाइन होने जाता है, तो थोड़ा सा उस वक्त कुछ लोगों को डिस्टर्बेंस आ रही होती है, उसकी वजह से। तो ये एक सिलसिला स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान में 2015 के बाद से। उसमें थोड़ी ज़्यादा शिद्दत आ गई है 16-17 के बाद। और वो जो कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशंस थी या रियल स्टेट जो लोग कर रहे थे, उनको जब टैक्स नेट भी लेके आ रही है स्टेट, तो उससे थोड़ी सी कुछ डिस्टर्बेंस लोगों को क्रिएट हो रही है। अच्छा सर, इस वक्त प्रॉपर्टी मार्केट में ब्रोकर्स को टैक्स से रिलेटेड कौन से ज़्यादा इश्यूज़ हैं जो तंग करते हैं? देखिए, ब्रोकर मार्केट की बात नहीं करें। देखिए, टैक्स बेसिकली टैक्स है क्या? टैक्स एक इदारा लेता है। लाइक आप ऐसे समझिए कि घर में एक बाप है, उसके मुख्तलिफ बेटे हैं जो काम कर रहे हैं। अब वो मंथली बेसिस पे घर में कुछ फंड देंगे, जिसकी वजह से उस घर का निज़ाम चलेगा। सो टैक्स एक ऐसी बेसिक इनकम है जिसकी बेस पे स्टेट की वो एक इनकम का ज़रिया है, जिससे स्टेट ने जो कर्जे लिए हैं वो अदा करती है, और स्टेट कुछ यहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव काम करेगी मुल्क के अंदर। सो जो बंदा ज़्यादा, अगर कोई आपका बच्चा जो है वो ज़्यादा पैसे घर ला के देगा बाप को, तो ऑब्वियसली बाप उसको ज़्यादा फैसिलिटेट करेगा। सो मसला हमें बेसिक ये समझना है, 2-3 चीज़ें इसमें समझने वाली है, जिससे जो मैं कहता हूँ कि एक सिस्टम में फ्लॉ है, वो ये है कि आप एक तो ये हमें बर्डन क्यों लगता है। टैक्स हमें बर्डन इसलिए लगता है कि हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ डाली हुई है, हमने प्रोसेस बहुत मुश्किल किया हुआ है। लेकिन पूरी दुनिया है या एक आम कोई भी इंसान है, तो एक प्रिंसिपल है नफ्सियात का जिसके ऊपर एक हुकूमत चलती है या एक दुनिया चल रही होती है, वो है पेन प्लेयर प्रिंसिपल। कि आपको जो काम करवाना है आप उसमें प्लेयर डालते हो, जिस काम से रुकवाना है आप उसमें पेन डालते हो। ठीक है। सो हमारे यहाँ क्या है कि हमने एफबीआर या टैक्सेस या इन सब के साथ हमने इतनी पेन लगा व्यवस्था कर दी है बिजनेस कम्युनिटी के लिए, और प्रोसेस को इतना टफ कर दिया है कि उसमें प्लेयर की कोई चीज़ है ही नहीं। तो आप क्यों जाएंगे उसकी तरफ? और एक आदमी को आप इस तरह डराते हैं कि वो एक थ्रेटनिंग इदारे बन गए, ना कि ये कि फैसिलिटेट करें। आप क्यों नहीं एक ओपन हाउसेज करवाते हैं एफबीआर के अंदर? आप ओपन करें, आप मुझे वहाँ पे फंड दें। हर बिजनेसमैन को बोलें कि जी वहाँ पे आएँ, आपके लिए आपको एजुकेट किया जा रहा है। आपको कोई किसी बिजनेस वाले को बजाय नोटिस देने के एफबीआर उनको सेमिनार्स करवाए, और लगातार करवाए। हर संडे को पता हो कि वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ऑनलाइन एजुकेट किया जा रहा है, वीडियोस बन रही हों, उनके जो लोग हैं वो बताए जाएँ कि अगर आप ये टैक्स देते हैं तो उसमें आपको ये बेनिफिट है। हमें बेनिफिट कहीं नज़र नहीं आते। एक नोटिस है जो एक एफबीआर आ जाता है, एक थ्रेटनिंग नोटिस की एसआरबी का एफबीआर का, कि भाई ये आपके ऊपर 2 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन का टैक्स आ गया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको सबूत प्रूफ करें। अच्छा, अब वो प्रूफ करने की बर्डन जो है वो आपके ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये एक कंप्लीटली ऑपोजिट है जुडिशरी सिस्टम। जुडिशरी सिस्टम में ये होता है कि जब आप किसी पे एलिगेशन लगाते हो तो एक्चुअली प्रूफ का बर्डन आपके ऊपर होता है। अच्छा, अब यहाँ सिनेरियो ये है कि एलिगेशन भी आप पे लगा कि ये 5 मिलियन का आप पे ये आ गया, टैक्स आ गया, इसको अब आप ही साबित करो। ठीक है, और उनके पास कुछ चीज़ होती नहीं है। वो कहती है अब आप सब सारे कागज़ लेके आ जाएं, अब हम इसको फर्दर जो है वो इसमें डिगिन करते रहेंगे और देखेंगे क्या होता है उसके अंदर। सो मुझे ये लगता है कि ये वाला जो हमारा बेसिक है ना बिज़नेस के साथ, ये थोड़े से कुछ चीज़ें हमें पाकिस्तान में लोगों को थोड़ी ईज़ देनी चाहिए काम करने के लिए। टैक्स बहुत अच्छी चीज़ है, हर बंदे को देना चाहिए, उसमें टैक्स नेट में आना चाहिए, हर बिजनेस सेक्टर को आना चाहिए टैक्स नेट के अंदर। लेकिन उससे पहले आपको उसमें कुछ प्लेयर डालना है, उस सिस्टम को थोड़ा सा एक प्रोसेस को आसान करना है लोगों के लिए, ताकि उसमें हर बिजनेसमैन फ़ख्रिया महसूस करे। मतलब कुछ नहीं करें, कम से कम को मैकडॉनल्ड का एक वाउचर ही दे देना बिजनेसमैन को कि भाई आपने टैक्स पे किया है, सो आपको ये बेनिफिट है। तो जो आदमी इतना टैक्स पे कर रहा है, सॉरी, उसे बेनिफिट क्या है? वो बेनिफिट आपको कहीं नज़र नहीं आते। उस तरह अगर आप किसी भी एक बंदे से पूछेंगे, वो टैक्स तो आपके कट रहे हैं, कुछ टैक्स तो आपकी पेट्रोल पे, आपकी इनकम पे, सैलरीज पे, हर चीज़ पर टैक्स कट रहा है, लेकिन बेनिफिट की तरफ हम जाते हैं तो वो हमें नज़र नहीं आते। तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को आपको इस तरफ थोड़ा ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ।
अच्छा सर, अब एफबीआर को एक नया टास्क मिल गया है कि जो लोग प्रॉपर्टी लेने आते हैं, अब ब्रोकर से उनकी डिटेल लेनी होगी। वो इस तरह के जो लोग ज़्यादा कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं या जो मशकूक ट्रांजैक्शन उनको लगती है, तो उसकी उनकी डिटेल जो है वो ब्रोकर्स को एफबीआर को प्रोवाइड करना होगी। तो ये एक थोड़ा मुश्किल सा सिस्टम नहीं लग रहा? मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ना होने वाला सिस्टम है, क्योंकि आप देखें ब्रोकर जो है उसके वो कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी थोड़ी है और ना कोई इन्वेस्टिगेशन का इदारा है। सो एक ब्रोकर है जिसके पास एक बंदा आता है, अब 1,000 रुपये का ये नोट है, वो लेके आपके पास आया, उसने कहा जी कि ये मेरा पैसा है। अब इस पैसे पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये पैसा जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग से आ रहा है, ये पैसा कहीं स्वीट मनी का पैसा है, ये किस चीज़ का पैसा है, ठीक है। अब उस पर एक डील हो रही है या वो एक टोकन अमाउंट दे रहा है। टोकन अमाउंट समटाइम्स सिर्फ 20,000 रुपये की है, ये 50,000 रुपये की है, ये कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपका कैश इन्वॉल्व है या नहीं है, या चेक के थ्रू भी डील आपकी हो रही है, बैंक के थ्रू भी डील हो रही है, तो किसी भी ब्रोकर को नहीं मालूम हो सकता कि ये पेमेंट कहाँ से आ रही है, ठीक है। लेकिन दूसरे एंड से अगर देखें तो गवर्नमेंट भी बहुत हद तक बेबस है, क्योंकि उनको इस चीज़ को बाकी जगहों से पकड़ना है। लाइक आपके जो बाकी सिस्टम्स हैं, ये स्पीड मनी जनरेट हो क्यों रही है, वो चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। वहाँ उन इदारों में करप्शन को आपको ख़त्म करना चाहिए, वहाँ से कैश के बिजनेस को ख़त्म करना चाहिए, आपको बेनिफिट देना चाहिए उन लोगों को जो थ्रू बैंक काम करते हैं। ये इस तरह के बहुत से आपको स्टेप लेने पड़ेंगे, जिसकी बाद ये शायद मसला आपका हल हो जाएगा। अभी अराउंड कुछ 60+ क्लॉजेस का ये डॉक्यूमेंट है, जिसको शायद एक नॉर्मल ब्रोकर को अगर आप देखें तो देखें, ब्रोकर इंडस्ट्री में अब शायद पिछले 5-10 साल से कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो तालीम याफ्ता हैं और जो चीज़ों को समझते हैं। अदरवाइज़ तो इस फील्ड में वो लोग थे आप जो बेचारे तालीम में नाकाम हो गए थे और वो इस तरफ आ गए थे। तो ये बिल्कुल एक कोई ऐसी ट्रेड नहीं थी कि जिसको प्रॉपर एक कैरियर की तरह प्लान किया गया हो। तो इसको एज ए इंडस्ट्री, एज ए ट्रेड आपने डेवलप भी नहीं किया अभी तक गवर्नमेंट ने, कि आप इस ब्रोकर्स को पहले रजिस्टर्ड करते, आप उनके लिए कोई ट्रेनिंग कोर्सेज लेकर आते, उनको एजुकेट किया जाता, उनको सिखाया जाता है बेसिक। यहाँ तो एक बंदा बेचारा बच्चा जो कुछ नहीं कर सकता, वो इस फील्ड में आता है, फिर वो धक्के खाता है, वो टेबल साफ करता है, वहाँ से सीखता है, वो विजिट्स करवाता है, उसको पब्लिक सिखाती है कि तुम ऐसे बात करो, तुम ये करो, तुम ये प्लान। तो जो उसकी ट्रेनिंग है वो तो उसका हुई नहीं है बेचारे की। तो ये थोड़ा मुश्किल काम है अभी फिलहाल इस डॉक्यूमेंट को लेके चलना। और फिर जो हमेशा हमारे साथ होता है कि पॉलिसी बन जाती है, उस पॉलिसी को सही तरह लोगों को अवेयरनेस नहीं दी जाती और एजुकेट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से फिर वो दरमियान में चीज़ें डिस्टर्ब हो रही होती हैं। सही, राइट सर। और ये सर ब्रोकर का काम भी नहीं है कि अगर आपके पास कोई बंदा प्रॉपर्टी लेने आ रहा है तो वो उनसे पूछने बैठ जाए कि आप ये पैसे कहाँ से लेकर आए हैं। सारी बात तो है, ये ब्रोकर के लिए मुश्किल पैदा कर दी ना, एक मजाक बन जाएगा। देखिए वो तो ये तो कह सकता है कि वो भी नहीं कह सकता एक्चुअली जो उसका अच्छा इसका फर्ज करें एक सिनेरियो ये है जो लास्ट टाइम इन्होंने किया भी था कि आपके जो ट्रांसफर्स हैं वो नहीं होंगे, वहाँ से होने चाहिए। फिर एफबीआर ने ये कहा कि जी अगर आपका कोई ऐसा प्लॉट है, प्रॉपर्टी है कि जिसकी वैल्यू आपने वहाँ पे ये शो की हुई है कि जो बहुत कम है, आपकी मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, और जो आपकी जो डॉक्यूमेंटेड प्राइस है आपकी, या जो एक्चुअली जिस पर टैक्स कट रहा है आपका बैक एंड से, जो डीसी वैल्यू कही जाती है, वो थोड़ी बहुत कम शो की जाती है, जिस पर गवर्नमेंट को टैक्स कट रहा होता है। तो वहाँ बैठ के हम उसको डबल वैल्यू पे वो चीज़ खरीद लेंगे, या वो गैप पे करके, या उस सेम वैल्यू पे वो अथॉरिटी भी बात कर सकती है उसके ऊपर। सो इस किस्म की चीज़ों में मैं समझता हूँ कि इनको अथॉरिटीज़ और जो डेवलपर्स हैं उनको थोड़ा सा बाउंड करना चाहिए, ताकि ये जो पब्लिक ये वाली जो डीलिंग हो रही है ये यहाँ से ख़त्म हो जाए। लेकिन अब उनके पास आप जाएंगे तो वो फिर जिस जगह पे बिजनेस करने जा रहे हैं, जिन जिन होलसेल मार्केट से वो मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं, क्या वो सब के सब जो हैं वो टैक्स नेट पे मौजूद हैं? क्या वहाँ बिजनेस चेक पे ही होता है? क्या बोल्टन मार्केट, शेरशाह और वो सारे इदारे जो जहाँ से माल प्रोक्योर करने हैं आपको, वहाँ पे क्या वाकई आपने पूरा सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया है बैंकिंग का पहले? अगर वहाँ नहीं है और वहाँ इन्वाइस नहीं है, वहाँ थ्रू पेमेंट कैश बिल्डर दे रहा है या डेवलपर दे रहा है, तो वो फिर किस तरह आगे से उसको मैनेज करेगा? सो एक पूरा सिस्टम जो है ना वो टाइम लगेगा। लेकिन खैर मुझे ये लगता है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दुनिया में जो कुछ भी कहीं अच्छा हो रहा है वो यहाँ भी होना है पाकिस्तान में, तो लेकिन उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। राइट सर। सर तो ये रियल इस्टेट का कारोबार और प्रॉपर्टी का कारोबार इससे मुतासिर हो जाएगा आपके ख्याल में? देखें पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकता, उसकी 2-3 वजूहात हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, जो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपने इसके पैरेलल कोई ऐसी इंडस्ट्री डेवलप नहीं की, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये ऑलरेडी नीड है मार्केट की, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 1 करोड़ घरों की शॉर्टेज है, ये मसला अपनी जगह पे जेन्युइन मौजूद है पाकिस्तान में। फिर सिनेरियो ये है कि हमारे यहाँ बैंक बहुत इन्वॉल्व नहीं है। सो जो भी काम होता है वो रियल मनी पे हो रहा होता है। मेरे पास पैसे हैं तो मैं घर लूँगा, मैं मॉर्गेजेस पे नहीं जाता ज़्यादा। मैं नहीं समझता कि इस तरह के डिसीजन से कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब बेसिक नीड है, लोगों को छत चाहिए, मुझे घर चाहिए, तो वो गैप तो रहेगा। वो गैप फिल जब तक नहीं होगा, जो कि 1 करोड़ घरों का गैप है, जिसको शायद अभी ख़त्म करने में हमें अगले 10 साल में भी नहीं हो सकता वो गैप फिल आपका। तो ऐसा कुछ सिनेरियो है नहीं। ठीक है सर, आखिर में मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आप मुझे ये बताएं कि
प्रॉपर्टी मार्केट में इस वक्त कौन से ऐसे बड़े मसाइल हैं और गवर्नमेंट की तरफ से किन मामलात को ज़्यादा देखना चाहिए और कहाँ पर ईज़ प्रोवाइड करने का मार्जिन है? देखें, सबसे पहली बात ये कि आप ब्रोकर छोड़ दीजिए, कोई भी बिजनेस है उसको रिस्पेक्ट दें। जो बिजनेसमैन है उसको रिस्पेक्ट दें, जो नहीं मिलती हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हमने बिजनेसमैन के साथ एक लफ्ज़ जोड़ दिया है चोर का। उसका जो परसेप्शन है वो हमने ख़राब कर दिया है मार्केट के अंदर। सबसे पहले बिजनेसमैन को रिस्पेक्ट दें, नंबर 1। नंबर 2, उसको ईज़ टू डू बिजनेस दें, उसको बिजनेस करने के प्रोसेसेस, उसको बिजनेस करने का जो एक सहूलत है उसको फैसिलिटेट करें। अगर कोई आदमी बिजनेस करना चाहता है किसी भी ट्रेड में, किसी भी सेक्टर के अंदर, तो गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करे, उसको ऑप्शंस दें मुख्तलिफ किस्म के, ये नहीं है हमारे यहाँ, ये करना चाहिए। फिर बैंक्स इन्वॉल्व हों। अभी आप अगर हम जा रहे हैं, जितनी हमने जो एंड कस्टमर था उसको हमने घरों पे या होम फाइनेंसिंग पे लोन पे चले गए, ये सारे स्टेप्स हमें देने चाहिए डेवलपर्स को, पहले बिल्डर्स को ये फैसिलिटेट करें। लाइक अगर आप देखेंगे पूरे कराची के अंदर अब आपने कितने प्रोजेक्ट्स पिछले 3 साल में किए, यहाँ तो एक तरफ तो अब आप एकदम से ये कह रहे हैं कि जी लोगों को लोन लो और घर बनाओ आके, हम सब कुछ हो, और इसी शहर के अंदर 2 साल 2.5 साल जो है वो अपने काम ही नहीं हुआ, अब पाबंदियाँ लगी रही बिल्डिंग्स के ऊपर। वो जो गैप इस तरह के क्रिएट हो जाते हैं बीच में, जिसने काम करना है उसको तो पहले दो कुछ, वो कुछ चीज़ बनाएगा तो वो एक बेचारा एंड यूज़र उससे वो उसका फ़ायदा उठाएगा चीज़ का। वहाँ सारे मसाइल हैं, वहाँ अप्रूवल्स नहीं है, वहाँ एनओसीज नहीं है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे बिल्डर्स को एनओसीज नहीं मिल रहे काम करने के लिए, और दूसरी तरफ आप लोगों से कह रहे हैं कि जी आप पैसे ले लें और आप जाएँ, आपको बैंक सपोर्ट करता है स्टेट बैंक, और आप पैसे वो जाकर घर ले लो, तो बेचारा घर कहाँ से लेगा जा। अच्छा सर, यहाँ एक सवाल ऐड करूँगी कि बिल्डर्स का काम कराची में हमने सुनने में आया है कि ज़्यादा मुश्किल है। मुल्क के दूसरे शहरों में ये इतने ज़्यादा मसाइल दरपेश नहीं है बिल्डर्स को जितने कराची में। बिल्कुल ऐसा है, ये चीज़ें मौजूद हैं। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये है कि ज़्यादातर पंजाब के जो शहर हैं वो वहाँ पे लैंड के मसाइल बहुत, वो तो खुद पाकिस्तान में मसाइल मौजूद हैं, लेकिन लैंड का रिकॉर्ड जो है वो डिजिटलाइज हो गया है। सिंध का रिकॉर्ड अभी तक डिजिटल नहीं हुआ हुआ, ये एक बहुत बड़ा मसला है। फिर शहर जिस तरह बढ़ा और जो सियासी एक नशीबो फराज इस शहर ने देखे कराची में, ये छोटा शहर तो है नहीं, मतलब पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा ये शहर है, और उस शहर के अपने एक मसाइल हैं। और हमने अब पंजाब में सिनेरियो ये है कि वहाँ पे अगर आप लाहौर आपका डेवलप हो रहा है तो उसके साथ ही 1 घंटे के सफ़र पे गुजरांवाला मिल जाएगा आपको, शेखुपुरा मिल जाएगा, साहिवाल मिल जाएगा 2 घंटे पे आपको, मुल्तान, तो पूरा पंजाब आपको डेवलप नजर आएगा। यहाँ क्या है कि कराची के अलावा कुछ डेवलप ही नहीं हुआ, ठीक है। तो 1400 साल पहले भी हज़रत उमर फारूक के दौर में जब इस्लामी सल्तनत फैल रही थी और पाकिस्तान जैसे 6-7 मुल्कों तक वो पहुँच गई थी, तो उस ज़माने के अंदर भी उन्होंने एक फ़ैसला दिया था। वो फ़ैसला ये था कि जिस शहर की आबादी 10,000 से बढ़ जाती है वहाँ पे नया घर बनाने की परमिशन नहीं है। आप वहाँ से 30 कोस दूर जाके नया शहर आबाद करो, 30 मील दूर जाके। उसकी वजह क्या थी कि भाई एक शहर की जो वसाइल हैं उसके मुताबिक आबादी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपने कोई नई सड़क नहीं बनाई, आपने कोई सेवेज का सिस्टम नहीं डाला, आपने पानी का सिस्टम नहीं डाला, और शहर वर्टिकल अपने ऊपर ले गए। तो अगर आप इसको, इस शहर को मैं कहता हूँ, अगर आप कराची को एक ले आओ, जैसे पंजाब में घर बनते हैं सिंगल स्टोरी घर पे ले आए इसको डबल स्टोरी पे, तो शायद आप यहाँ से कराची का जो आपका जो कराची है ना, ये पूरे आधे पंजाब को भी घेर लेगा। तो इतनी पॉपुलेशन है कराची के अंदर, और आप देखें 11-11 फ्लोर पे जितने पे पूरा वहाँ पे मोहल्ला होता है, इतना तो हम एक 1000 गज के प्लॉट पे बना देते हैं कराची के अंदर। तो ये वजूहात है उसमें। राइट सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम सर। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।